नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। पर लर्निंग में कुछ नई कंपनी की बिल्कुल ही चर्चा नहीं करने वाले हैं आज की लर्निंग में। आज की लर्निंग में उसी घिसी-पिटी हुई कंपनी की चर्चा करेंगे जिस पे हमने 2 बार स्टडी किया हुआ है। पहली बार हमने डिटेल स्टडी किया था, दूसरी बार हमने रिवीजन पार्ट भी किया था, जब मौका बनती नज़र आ रही थी। कंपनी का नाम है नावा, नावा लिमिटेड, जो खास करके देखा जाए तो पावर जनरेशन में ज़्यादा फोकस करती है। और पहली बार की बात है जब हमने स्टडी किया था इसके स्टॉक को लेकर के 7 महीने पहले की बात थी। अर्थात मैं एग्जैक्टली डेट की बात करूं तो मैंने अभी रिसेंटली इसकी डेट फ्रेम में देख रहा था अपने रिकॉर्ड फ्रेम में। तो कह सकते हैं कि पहली बार मैंने 5 मई को किया था और दूसरी बार मैंने 23 सितंबर को किया था। पहली बार 5 मई को किया था और दूसरी बार हमने 23 सितंबर को किया था। अब इन दोनों डेट को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन मत पैदा करिएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मार्केट में हमने हमने जो रिकमेंडेशन दिया उसके बेसिस पे कुछ किया, क्योंकि हम दूसरा कोई रिकमेंडेशन देते ही नहीं है। हमारा कोई काम नहीं है रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के। लेकिन फंडामेंटल प्रोस्पेक्टिव से जो डेटा निकल के आई उसके मुताबिक की बात करेंगे नावा टेक्नोलॉजी को। और डेट को बिल्कुल याद रखिए, मैं चार्ट ग्राफ में चलता हूं और इस एक साल के चार्ट ग्राफ में देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मई में आसपास मैंने लर्निंग किया था, अर्थात मई में इसकी स्टॉक की प्राइस कितनी हुई होगी। मैंने 5 मई की बात रखी थी, 5 मई के आसपास की मैं मई की डेट डेट फ्रेम को ले लूं तो शायद नियरली करीब 526 525 के आसपास की प्राइस होती थी। अर्थात ये 525 से लेकर के मैं दोनों वीडियो को लिंक में लगा दूंगा। मैंने पहली बार यहाँ पे स्टडी किया था कि मार्केट लगातार ट्रेंडिंग बनने की कोशिश में चल रही है। और जब हमने इस स्टार्ट किया था दौरान किया था 23 मई के 23 सितंबर की बात करूं तो यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंडिंग को क्या किया, डाउनग्रेड करने की कोशिश की, जिसको कहते हैं डाउन ट्रेंड। और यहां से लेकर के यहां तक लगातार अप ट्रेंड चलती रही थी मार्केट, और यहाँ पे सीधे 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 ट्रेंड में चेंज होती नजर आई। और क्या लगता है कि मार्केट दोबारा क्या यहां से अपनी ट्रेंड की तरफ चल सकता है, क्या अप ट्रेंड के लिए खुल सकता है, ऐसा देखने को मिलता है। तो देखा जाए सिंपल सी, क्योंकि ट्रेंडिंग इसका यही आंकड़ा दर्ज करती है। यदि मैं कुछ पुरानी ट्रेंडिंग की बात करूं तो शायद नियर अबाउट इसकी ट्रेंडिंग था, बीच में मार्केट एक इस एक कह सकते हैं कि इमिडिएटली जंप ज्यादा कर गया, जो कि उतना नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो एक मार्केट की पॉलिसीज है, मार्केट की ट्रेंडिंग की पॉलिसी है, क्योंकि जब तक मार्केट चलेगी नहीं तब तक मार्केट में पैसा बनेगा नहीं। तो ये ऐसा देखा गया, फिर मार्केट उसी लेवल पे आके अटकी पड़ी नहीं नजर आई। कंपनी का नाम है नाबार्ड लिमिटेड, जो कहती है कि मेटल से लेकर के एनर्जी, एनर्जी से लेकर के चाहे वो माइनिंग कारोबार हो, एग्री बिजनेस हो, और इसके अलावा इमर्जिंग बिजनेस को लेकर के इन्होंने अपनी बात रखी कि हमारा इन सब चीजों से चलता है कारोबार। इसमें अपनी अलग अलग प्रोडक्टिविटीज को लेकर कहती है कि इनके पास यदि सबसे बेटर देखा तो पावर सेगमेंट को लेकर के 734 मेगावाट की इनके पास कलेक्ट, जो कि बात कहती है, इनके पास कैपेसिटी की बातें कहती है। इसके अलावा अलग अलग कैपेसिटी चाहे फेरोज हों, एवोकेट्स केडोज हैं, हेल्थ केयर सेक्टर हो, उन सभी को लेकर के देखा गया। लेकिन यदि हम सेगमेंट बाय डेटाबेस की तरफ चलें तो कंपनी जो लेटेस्ट जब हमने स्टडी किया था उस टाइम शायद मार्च का भी रिजल्ट नहीं आया था। शायद मई में किया था हमने स्टडी पहली बार, जब बाद में किया तो शायद उसमें हमने कवर कर लिया था। अभी देखा गया कि कंपनी में सबसे बेटर यदि कोई कामकाज करती है तो वो है एनर्जी सेक्टर, दूसरा है फेलोवेयर सेक्टर, और तीसरा है अनएलोकेटेड, जिसमें कुछ ज़्यादा फंड आती नहीं है कंपनी के पास। और अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि कंपनी एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, और नावा एनर्जी इसका नाम है। साथ में माइनिंग भी करती है और हेल्थ केयर का भी काम करती है, लेकिन उस सबसे कामों से उतना ज़्यादा उनके पास रेवेन्यू सोर्स जनरेट नहीं हो पाते। जो मेन सोर्स था वो वही आंकड़ा दर्ज करती है। अब आते हैं मार्केट को लेकर, और मार्केट में इनकी उन पार्टों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। जहां पे बुक वैल्यू देखा है तो करीब बुक वैल्यू से स्टॉक की प्राइस कितना 200% के आसपास उछाल करती है। इंट्रिंसिक वैल्यू नियरली करीब कहती है 770 के आसपास से आज भी चलती है। हायर टू हायर जो गया था उससे मार्केट दोबारा डिप के आई है, तो डिप करती नजर आती है, और ये कह सकते हैं ऊपरी सतह से उन्होंने थोड़ा सा गिरावट दर्ज किया है, करीब 300% 300 पॉइंट के आसपास, 350 पॉइंट मान लेते हैं। जबकि आज भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल के पी के बेसिस पे स्टॉक का पी का अवलोकन करेंगे तो आज भी ये स्टॉक में बिल्कुल सी खाली खाली सी जगह दिखती है, पूरे के पूरे मार्केट खाली दिखती है बाकी कंपनियों के कंपैरिजन।
इसको भी हम एक डिटेल लेने की कोशिश करेंगे। जहां तक अर्निंग पर शेयर का सवाल, 78 रुपए की अर्निंग करती है, डिविडेंड का 40% तक की ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करती है और साथ में करंट रेशियो के नंबर काफी ज्यादा है। रिस्क, इनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस करंट रेशियो के नंबर को बेसिस को लेकर क्या इसको हिट तो नहीं कर दिया गया। जहां पे डेट्स बिल्कुल ही नहीं के मुताबिक की बातें कहती है। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर की बातें कहती है 14 करोड़ 50 लाख के आसपास की बात, जिसकी वजह से मार्केट कैप करीब 14,400 करोड़ के आसपास चल रही है। उसमें से प्रमोटर के पास जो कंट्रोल का सवाल है तो करीब 48% से ज्यादा की कंट्रोल भी कर दी है कंपनी ने। जहां आरओई आरओसी की आंकड़ा 17 से लेकर 16% दर्ज करती है। तो साथ में इन नंबरों को जरा हाईलाइट भी करता हूं, हमेशा करता हूं कि ओवरऑल बिजनेस में कंपनी और 35% की सेविंग कर पाती है और 35% सेविंग के पीछे 99% की मार्केट में उधार पड़ी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे करूं कि यदि कंपनी ये बात कहती है कि हमने 100 रुपए की प्रॉफिट बुकिंग किया है, इसका मतलब है जो यहाँ पे हमने जो डेटाबेस कलेक्ट किया उसके मुताबिक यहाँ पे 99% अर्थात 99 रुपीज के मार्केट में इनके पैसे लगा उधार में था, जो लास्ट 12 महीने के डेटाबेस के मुताबिक हमने कैलकुलेट किया। आइए जरा जानने की कोशिश करेंगे और डीपली में इस कंपनी को लेकर के, प्रोस्पेक्टिव को लेकर के, और क्या आगे आने वाले समय में क्या बेटर परफॉर्मेंस और कर पाने की स्थिति में है या नहीं का आंकड़ा दर्ज कर। ट्रेंडिंग का माहौल क्या कहता है और निवेशकों का जो ऐसी हैं उसके वैल्यूएशंस को लेकर क्या दर्ज करती नजर आती है, उसको जरूर जानने की कोशिश करें। तो इनका जो रिजल्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस का था 2024 तक के आप कंपेयर करके देखें तो लगातार ट्रेंडिंग क्या था, ट्रेंडिंग लगातार अप ट्रेंड के, किसको लेकर के, सेल्स को लेकर के, साथ में नेट इनकम सोर्स को भी लेकर के, दोनों एस्पेक्ट को देखा जाए तो। दूसरी तरफ यदि क्वार्टरली डेटाबेस की ट्रेंडिंग को जाना जाए तो जून तक में काफी बेटर रहा था, लेकिन सितंबर में इसकी ट्रेंडिंग टूटती नजर आई। तो इसको लेकर के मार्केट में क्या हुआ, इसी आधार पे जब हमने देखा कि मार्केट लगातार चलती 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 मार्केट में जो डाउनसाइड दर्ज करती है जून के कंपेरिजन सितंबर डेटाबेस को लेकर के, वही है। क्योंकि यहाँ पे देखा गया जब सितंबर का रिजल्ट आता है अक्टूबर में, नवंबर के आसपास, तो मार्केट किस प्राइस के आसपास थी, मार्केट डिप कर गई थी। मतलब मार्केट को आशंका हो गई कि शायद इसका रिजल्ट का क्या होने वाला है, कम दर्ज करने वाला है। इसकी वजह से मार्केट में बिकवाली का प्रेशर चला और हमने 23 सितंबर को आप सबके सामने ये बातें रखी भी थी। जो इसमें मार्केट अब इसका ट्रेंडिंग थोड़ा सा वहां उस पोजीशन से रिवर्सल चलने की कोशिश कर रही है। अब आते हैं और अलग पहलू को लेकर के, जहां लास्ट 12 महीने की डेटाबेस कहती है कि अभी तक के सबसे बेटर यदि रिजल्ट कभी कंपनी ने जनरेट किया है सेल्स को लेकर के, तो वो यही पीरियड है, गोल्डन पीरियड की बात कहते हैं। जबकि गोल्डन पीरियड में नंबर की बात किया जाए तो नंबर के खेल में प्रॉफिट भी कम नहीं है, काफी बेटर है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका सस्टेनेबिलिटी के साथ 45% तक की ग्रोथ की बात की। अब आते हैं रिस्क को लेकर के और अदर सोर्स ऑफ इनकम में जो इंटरेस्ट की बर्डन है वो बिल्कुल एडजस्टेबल हो जाती है कई बार, और कई बार नहीं भी होती है। तो कई बार चिंता की बात सब्र भी बन जाती है, तो आखिर इसको क्या करना है, क्या कंपनी अपने कर्ज को कम क्यों नहीं कर रही है, अपने इंटरेस्ट बर्डन को कम क्यों नहीं कर रही है, ये सब चीजें चलती नजर आती है। जहां तक इसके मुताबिक हमने देखा कि कंपनी ओवरऑल अपने बिजनेस से 35% की ग्रोथ वो क्या करती है, सेविंग कर पाती है। H1 के डेटाबेस के मुताबिक देखा जाए तो कंपनी पिछले पीरियड के मुकाबले जो सेल्स था वो डिक्लाइनिंग था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्लाइनिंग थी, बाकी सब चीजों में डिक्लाइनिंग दर्ज करती नजर आती है। तो ऑन एवरेज देखा गया कि वहां पे रिस्क एनालाइज कहती है कि इनमें रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा बड़ा था, जो कि इसके मुकाबले इंप्रूवमेंट भी करती नजर आती है, जो कि 22-23 के मुकाबले 24 के दौरान में। जबकि बैलेंस शीट की पोजीशन कहता है कंपनी ने इस पीरियड में आकर के कर्ज लिया है। इसीलिए हम एक बात को हमेशा कहते हैं, जो जब हम इन पार्टों को देखते हैं ना, चाहे नंबर 0.09 हो या 8 हो या 1 हो, इसमें क्या चाहिए जानना जरूरी है कि इसके पीछे की हकीकत क्या है वो जानना जरूरी पड़ेगा। इसके अलावा यदि हम बात किया जाए तो यहाँ पे हमने देखा कंपनी ने कर्ज को लगातार बढ़ाई है इस पीरियड में आकर के, जबकि पिछले पीरियड रिकॉर्ड के मुताबिक उसमें डिक्लाइनिंग मोड था। इस पैसे को यूटिलाइजेशन क्या करती है कंपनी, तो देखने को ये मिल रही थी इनका वेटेज जो है लगातार मार्च की कंपैरिजन सितंबर में वेट इंक्रीज कर देने लगा। तो ये हमारे सामने आंकड़ा दर्ज कर, इसको लेकर के जब हमने रिस्क फैक्टर को जानने की कोशिश किया तो H1 की डेटाबेस के मुताबिक की बात किया तो 1500 करोड़ के आसपास की ऑर्डर ट्रेंडिंग मानते हैं। तो 1500 करोड़ के मुताबिक
यदि देखा जाए तो कंपनी में कितने की बनती है, करीब 2100 करोड़ के आसपास। 2200 करोड़ में 1500 करोड़ का क्या था, मार्केट में उधार पड़ी हुई थी। जिसके अकॉर्डिंग हमने इन पार्टों को देखा तो ये हमारे सामने दर्ज करती नजर आती। जबकि इसके मुताबिक हमने देखा कि कंपनी टोटल ऑन एवरेज पे अपनी सेल्स के मुताबिक जो मार्केट की उधार सिचुएशन थी इन बिजनेस को लेकर के, उनका 37% का आंकड़ा उधार में थी, और प्रॉफिट के नंबर पे उधार का नंबर 99% का आंकड़ा दर्ज करती है। H1 के डेटाबेस कुछ और कहता है, और साथ में इनकी कुछ बातें ये शामिल था जो इसको लेकर के जब हमने पीरियड ऑन पीरियड डेटाबेसिस का देखा तो स्टैंडअलोन डेटाबेसिस पे कंपनी अपनी नेट प्रॉफिट मार्जिन हो या फिर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, उसमें लगातार कई गुणों की रफ्तार से तेजी दर्ज किया। कहाँ 35% से 52% हो जाती है, और 28% की बजाय इनका 44% से 25% की बजाय 44% हो जाता है। और पूरे के पूरे यदि आप लास्ट कुछ पीरियड का डेटाबेस को देखेंगे, इस तरह के रिकॉर्ड फॉर्म कभी नहीं कर पाई थी कंपनी। तो लगातार क्या कर रही है, इनकी सस्टेनिटी बढ़ती जा रही है, इनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी की बात आज भी दर्ज करती नजर आती है। अब आते हैं कुछ और पहलू को लेकर के, आखिर इनमें पीयर्स के मुकाबले किसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। यदि हम देखा जाए तो नावा को कंपेयर करने के लिए 3M इंडियाज क्वेसिस कॉर्प से कंपेयर किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि पावर जनरेशन कंपनी वाली के तौर पे कंपनी का सबसे बेटर रिजल्ट है, तो शायद पावर कंपनी से कंपेयर करना शायद बेटर हो सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा डेटाबेस की बात किया जाए, क्योंकि पावर की सेक्टर की बात किया तो इसको कंपेयर करने के लिए चाहे एनटीपीसी हो, चाहे वाड़ी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी हो, या केपीआई ग्रीन जैसी कंपनी से कंपेयर करना आसान होगा, क्योंकि ये अपनी एक ही सेक्टर की कंपनियां के तौर पे बनी है। भले ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस करती है, लेकिन सबसे बेटर रिटर्न कहाँ से क्रिएट करती है, पावर जनरेशन से करती है। अब आते हैं कुछ और पहलू को लेकर, और वो पहलू ये कहता है कि निवेशकों का इंटरेस्ट कहाँ फुलफिल करता नजर आता है। तो यहाँ पे देखा गया कि नावा के अंदर आज भी कंपेरिजन टू द इसके मुकाबले काफी कम आंकड़ा करती है, इसके मुकाबले बाकी कंपनियों के मुकाबले। ये हमने डेटाबेस को समझने की कोशिश किया इसके मुताबिक, और इसके मुताबिक यदि देखा जाए तो पीयर्स के मुताबिक इनका जो डेटाबेस होगा उनको हमें जानने की जरूरत पड़ेगी कि आखिर इसमें जो परसेंटेज रेशियो था वो क्या आंकड़ा था, पी का लेकर पी का आंकड़ा लेकर के, तो इनको भी समझने की कोशिश हम करेंगे। अपनी कुछ और डिटेल स्टडी की तरफ चले तो हमारे सामने कुछ और एक्सपेक्टेशन के साथ रिजल्ट ये निकल के आता है, जो कंपनी में आज भी निवेशकों का इंटरेस्ट इतना ज्यादा है, जो सितंबर के पीरियड में आकर के देखा गया कि FII ने भर भर के यहाँ पे अपने शेयर को बंच किया है। इसके अलावा देखा है तो आम पब्लिक से होल्ड कहाँ चली गई, पर पोजिशंस FI ने खरीद लिया। DI के पास कोई बड़ी होल्डिंग है नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट यदि पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक होल्डिंग में कुछ प्लेयर के नाम सामने आती है। क्या ये बड़े प्लेयर के तौर पे काम करते हैं, सुपर इन्वेस्टर के तौर पे करते हैं? हाँ, इनके पास कई सारी कंपनी में तो होल्डिंग है, 1-2% की तो कुछ परसेंट की होल्डिंग है, और ये शायद बड़ी निवेशक नहीं, बड़े डायरेक्टर्स और बड़े प्रमोटर्स के तौर पे शायद काम कर रहे हैं, जिनके पास कुछ कंपनी में करीब 22% तक की होल्डिंग की बात उन्होंने रखी थी। इसके अलावा देखा जाए तो कुछ और नाम, जिसमें एक मनीषा लोधास जैसे नाम शामिल है, और ये क्या सुपर इन्वेस्टर हैं, तो कहते हैं इनके पास भी कुछ कंपनियों में से ऐसा डेटाबेस सामने निकल के आई थी, जिसमें कि ITD सीमेंटेशंस हैं और नावा जैसी कंपनी में ऐसा दर्ज करती नजर आती है। निवेशकों का इंटरेस्ट देखा तो 50 से 60 हजार निवेशकों का इंटरेस्ट को जाना जा सकता है, और एनालिसिस की बात इसको लेकर ये दर्ज करती है कंपनी रिड्यूसिंग द डेट्स फ्री कहती है, लेकिन कुछ पीरियड में में यहाँ पे ऐसा कुछ इनको नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ चीज़ों डालती है, लेकिन मार्केट है तो रिस्क तो होगा, तो रिस्क कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट से कुछ रिस्क बन जाती है, और पॉजिटिव इम्पैक्ट से कुछ हिट करने के चांसेस बन जाती है। ऐसा डेटाबेस की बात किया जाता है। यदि हम कुछ सालों के डेटाबेस को देखा जाए कंपनी को लेकर के, तो ये कह सकते हैं जो कंपनी 2024 के दौरान में डिविडेंड भी 8 रुपए तक की ऑलमोस्ट पे कर चुकी है, और साथ में कुछ सालों की डेटाबेस के मुताबिक यदि देखा जाए परफॉर्मेंस लेवल को, तो पिछले 10 सालों में इनकी परफॉर्मेंस गजब का रहा है, चाहे वो YTD के हिसाब से हो या फिर लास्ट 10 सालों की डेटाबेस के मुताबिक। फिलहाल 6 महीने से इसका ट्रेंडिंग क्या था, डाउन ट्रेंड के लिए दर्ज करती नजर आती है। पिछले 3 महीने की बात करूं, 6 महीने तक तो मार्केट में अच्छी खासी रैली क्रिएट कर रही थी। बाकी कुछ पीरियड में देखा जाए, यदि कंपेयर करते हैं BSE यूटिलिटी से लेकर के, यूटिलिटीज में भारी गिरावट था, लेकिन यहाँ पे आज भी उसके कंपेरिजन
पॉजिटिव वाइब्रेट करती हुई नजर आती है। ऑडियन की डेटाबेस के मुताबिक हमने जो स्टडी किया था उसके मुताबिक हमने आपके सामने डेटा सामने साझा करने की कोशिश की। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कंपेरेबल केवल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और फंडामेंटली ना भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन हम जानने की कोशिश, हर एक्सपेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें हुआ क्या, इसमें क्या एक्सपेक्टेशन कहती है, मार्केट की क्या पोटेंशियल कहती है, और मार्केट में निवेशकों का इंटरेस्ट कैसा जाहिर होती नजर आती है। दोस्तों, गोल्डन रूल कहता है जब मार्केट में जहां भी हो, जिस भी पोजीशन में हो, अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से अपने रिस्क फैक्टर को देखते हुए अपने पैसे को सुरक्षित भी रखना है और अपने पैसे को निकालते भी रहना है, जिससे कि आपकी खुद की सस्टेनेबिलिटी मार्केट में बनी रही। अदरवाइज 2 दिन की चाँद बात है, फिर आप मार्केट से निकल जाते हैं, फिर हम सोचते रहते थे अच्छा या तो हमारा नुकसान हो गया, ये ऐसा हो गया। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा यदि आपको अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।